हाय दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में उसकी परिभाषा और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन किए थे। और रासायनिक अभिक्रिया के कुछ अभिलक्षण जो होते थे इसके बारे में अध्ययन किए थे। और रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार थे उस प्रकार में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया का जो संयोजन अभिक्रिया है उसकी भी परिभाषा और उदाहरण देखे थे। चलिए आज इस तरह से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। इस रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य रूप से प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो था संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद दूसरा नंबर जो था वो वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा जो था विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में जो मुख्य रूप से संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन और रिडॉक्स अभिक्रिया इसके बारे में पढ़ना है। और इसके अंतर्गत वियोजन अभिक्रिया के भी प्रकार होते हैं तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विस्थापन अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने जो संयोजन अभिक्रिया होती है इसकी परिभाषा इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बताए थे कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे बताया कि H2 + O2 = H2O। इसमें 2 पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। ये क्या है, संयोजन है। संयोजन में जुड़ना, जुड़कर जो पदार्थ बनाएगा, जुड़ रहा है एक पदार्थ का निर्माण कर, उसी का उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए वियोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में। वियोजन अभिक्रिया को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मीन्स भी होता है टूटना और वियोजन मीन्स क्या होता है, टूटना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए रासायनिक अभिक्रिया जैसे SO4 है, हम क्या करते हैं कि फेरस सल्फाइड, इसको क्या करेंगे कि इसको ये जो पदार्थ होगा टूटेगा, टूटेगा क्या, Fe2O3 + SO2 + SO3, ठीक है। यानी कि इसमें जो फेरस सल्फेट जो होता है, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। यहाँ पर 2 कब्जा करेंगे, यहाँ पर 2 आयरन है, यहाँ पर 2 आयरन है, सल्फर यहाँ पर कितना है 2, ये 2 कब्जा किए 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 और 3 2 6 और 2 8, ठीक है। यानी कि दाएं पक्ष की जो परमाणु है बाएं पक्ष के परमाणु की क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दें कि इसमें एक पदार्थ जो है, ठीक है, एक पदार्थ जो है यह 2 से अधिक पदार्थों में विघटित हो जा रहा है। 1 2 3 पदार्थ में टूट जा रहा है। तो अगर यही सब पदार्थ मिलकर इसका निर्माण करते हैं इसे कहते हैं संयोजन। मगर वियोजन का उल्टा, उसका वियोजन उल्टा क्या हो जाएगा, एक पदार्थ जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों में क्या होता है, विघटित हो जा रहा है, टूट जा रहा है, ठीक है। तो परिभाषा बहुत ही आसान है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, जिसमें कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विघटित होता है, विघटित यानी टूटता है, विघटित होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया
कहते हैं, जैसे नीचे जैसे लिख लिया। ठीक है, एकदम आसान है परिभाषा। यहाँ पर लिख दी है कि एक पदार्थ है या दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो रहा है, विघटित हो जा रहा है अभिक्रिया करने के फलस्वरूप, तो इसी को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, पेपर में पूछेगा कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन उठेगा, तुरंत परिभाषा लिखेंगे, एग्जांपल लिखेंगे। ठीक है, आगे चलिए, वियोजन अभिक्रिया के भी प्रकार होते हैं। और ये जो अभिकारक होता है, अभिकारक में सिर्फ एक ही पदार्थ होगा, बल्कि उत्पाद में पदार्थों की संख्या दो होगी या दो से अधिक हो जाएगी। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं, यह मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा, इसमें वियोजन अभिक्रिया के जो प्रकार होंगे, इसमें पहला नंबर लेते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया ये क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि वे अभिक्रिया जो उष्मा द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, इसमें जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, उष्मा देंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे अगर इसको उष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो उष्मा द्वारा संपन्न होगी, इसमें उष्मा द्वारा जो अभिक्रिया संपन्न होती है, तो हम यहाँ से परिभाषा दे सकते हैं कि उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जो उष्मा द्वारा संपन्न होती है उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बकिया वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, वही है कि एक पदार्थ है, दो पदार्थों में क्या होता है, विघटित हो गया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, वह अभिक्रिया जो उष्मा द्वारा संपन्न होती है इसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, एकदम आसान है कि वह अभिक्रिया जो उष्मा द्वारा संपन्न होती है उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। ठीक है, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CO। ठीक है, ये चूना पत्थर का सूत्र है CO। इसके बाद उष्मीय वियोजन के बाद इसमें प्रकाशीय वियोजन ले लेते हैं। दूसरा ये वियोजन अभिक्रिया के प्रकार बता रहे हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, देखिए यह प्रकाश द्वारा संपन्न होगा। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड जो होगा AgCl, ठीक है, अगर AgCl को हम क्या करते हैं कि AgCl को सूर्य का प्रकाश देंगे। ठीक है, इसमें सूर्य का जब प्रकाश पड़ेगा, जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, यह Ag और Cl2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, Ag और Cl2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी सिल्वर जो होगा अलग हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड से। तो इसमें सूर्य का प्रकाश, यानी जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा तब तक यह अभिक्रिया नहीं होती है। तो हम बता सकते हैं वे अभिक्रिया जो प्रकाश द्वारा संपन्न होती है, प्रकाश द्वारा संपन्न होती है उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, एकदम आसान परिभाषा है, जैसे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे में हम AgBr इसको लिख सकते हैं, ये टूट जाएगा Ag और Br2। ठीक है, ये एक एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, यानी वे अभिक्रिया जो प्रकाश द्वारा उत्पन्न होती है, संपन्न होती है, उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे
सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश स्तर पड़ता है, Ag जो होता है उससे अलग हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद विद्युत वियोजन अभिक्रिया जान जाते हैं। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया ये भी एकदम आसान। विद्युतीय तीसरा नंबर उसमें क्या है, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या होगा, एकदम आसान इससे जानिए कि ये जो होगा विद्युत द्वारा संपन्न होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड में जब विद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं तो सोडियम के धन है और क्लोरीन में जो होता है ऋणायन उत्पन्न हो जाता है। इसमें जब हम विद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग परिभाषा लिख लेंगे कि वे अभिक्रिया जो विद्युत द्वारा संपन्न होती है, वे अभिक्रिया जो विद्युत द्वारा संपन्न होती है उसे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा लिखकर या जैसे में लिख लेंगे, सोडियम क्लोराइड में जब हम विद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं तो सोडियम धन आयन और क्लोरीन पे ऋण आयन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। अब वियोजन अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करिए। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, मुख्य रूप से ऐसे प्रकार के होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करिए। अब इसके बाद आता है तीसरा नंबर, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यही होगा और उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और होता है जिंक आयरन, लेड, कॉपर, और जो होता है इसके बारे में देखिए, ये धातुओं की क्रियाशीलता पर आधारित है। ठीक है, ये धातुओं की क्रियाशीलता यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होती है वो ये पोटेशियम है। ठीक है, फिर सोडियम है। हमने सुना है कि सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, लेकिन ये वायु के संपर्क में आती है तो तुरंत जलने लगती है, ये बहुत अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, और उससे भी अधिक क्रियाशील होती है पोटेशियम। तो इस तरह से क्रियाशीलता होती है, एक क्रियाशीलता घटते क्रम में सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और इस तरह से आते आते जो सोना चांदी होता है ये सबसे कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। ठीक है, तो इसी पर आधारित हम विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा देंगे। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जैसे हम क्या करेंगे कि आयरन की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे तो इसमें देखिए Fe कहाँ है, Fe यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर नीचे है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखिए यह इसके अपेक्षा यह अधिक क्रियाशील है, यानी कॉपर की अपेक्षा Fe जो होगा अधिक क्रियाशील है। अभी बताया कि पोटेशियम सबसे अधिक होगा, फिर सोडियम इस तरह से घटते हुए आएगा और ये ऊपर है तो इसकी अपेक्षा यह अधिक होगा। तो ये क्या करेगा, इसकी क्रियाशीलता अधिक है तो इसमें से कॉपर को हटा देता है, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर बना देगा आयरन सल्फेट FeSO4 और प्लस बना देगा C। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से, कॉपर सल्फेट जो यौगिक है, इस यौगिक से कॉपर को हटा दे रहा है, इस तत्व को हटाकर अपने को विस्थापित कर ले रहा है। तो इसमें हम परिभाषा लिखेंगे, ध्यान से देखिए कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाकर अपने को स्थापित कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया
अभिक्रिया करते हैं। परिभाषा एकदम आसान है। हमने बताया है कि वह अभिक्रिया प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाकर अपने को स्थापित कर लेगा, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। इस तरह से अगर हम यह कहें जैसे CU की क्रिया या फिर या सुकोर के साथ करा दे तो यह होना असंभव है, क्योंकि यह कम क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, तो इसको यह हटा नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्रियाशीलता इसको याद किए रहेंगे। ठीक है, अगर पेपर में इस तरह से लिख दिया रहेगा और पूछेगा कि यहाँ पर क्या बनेगा, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं नो रिएक्शन, यानी कोई भी पदार्थ यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें यह अधिक अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील है, तो यह इसको हटा नहीं पाएगा। ठीक है, नो रिएक्शन यहाँ पर लिख देंगे। मगर यहाँ पर देखिए अधिक अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील है, तो यह इसको क्या करेगा? हटा देगा। इस पर आधारित क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्रियाशीलता पार्ट 3 में धातु और अधातु, उसमें बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। धातुओं की क्रियाशीलता उसको बता देंगे आप लोग, इसको ध्यान दें। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा यही रहेगी। ठीक है, उदाहरण जैसे में इसको लिखिए। इसके बाद इसी में आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहला तो इसमें एकल विस्थापन अभिक्रिया बोले थे, एकल विस्थापन अभिक्रिया इसी के नाम से जाना। दूसरा जो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है इसको जानिए कि इसमें दो, जैसे हम ले लेते हैं अभिकारक ले लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम लोग क्षार की क्रिया कराते हैं, HCl और OH क्रिया करा लेंगे तो बन जाएगा लवण बनेगा, जल बनेगा। NaCl लवण होगा और जल बन जाएगा H2। ठीक है, ये क्या है? अम्ल है, ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, अम्ल है, क्रिया कराएंगे लवण और जल बनेगा, सोडियम क्लोराइड और क्या है? जल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ध्यान से देखिए, इसको अगर आप तोड़ेंगे आयनों में तो यह हाइड्रोजन पर एक प्लस होगा, क्लोरीन पे क्या होगा? एक माइनस होगा। ठीक है, प्लस। यहाँ पर सोडियम पर क्या होगा? एक प्लस होगा, और यहाँ पर क्या है? OH पे क्या होगा? एक माइनस होगा। तो क्रिया करेगा तो ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ क्रिया कर रहा है, तभी तो NaCl बना रहा है। ठीक है, और प्लस यह H2 को बना लेगा, यह माइनस इस प्लस के साथ क्रिया करेगा तो H2 बनाएगा। देखिए, तो इसमें एक यौगिक यह है, दूसरा यौगिक ये है। ठीक है, तो इन दोनों यौगिकों की जो आयन होते हैं, आयन पता है कि आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। ठीक है, तो इस पर देखिए, अगर हाइड्रोजन क्लोराइड को आयनों के रूप में तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन पर धन आयन और क्लोरीन पर क्या होगा? ऋण आयन होगा। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड को आयनों में तोड़ेंगे तो सोडियम पर धन आयन और OH के ऋण आयन। अब ये कैसे होता है आप लोगों को कक्षा 9 में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि कहां पर धन आयन क्यों ऋण आयन हो जाता है, संयोजकता पर आधारित है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इस यौगिकों की जो आयन है अगला बंधन, इस पर ये प्लस जो होगा इसके साथ हो जाएगा और एक प्लस जो होगा इसके साथ हो जाएगा, इस माइनस के साथ हो जाएगा। तो इसमें दोनों यौगिकों के आयनों के अदला बदली द्वारा इसको परिभाषित कर सकते हैं यहाँ पे हम, वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आयनों, देखिए दो यौगिक है, दो यौगिक आयनों के अदला बदली द्वारा, अदला बदली, देखिए ठाक भाषा में अदला बदली, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आयनों की अदला बदली द्वारा दो नए यौगिक का निर्माण होता है, दो नए यौगिक का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एकदम आसान है। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आयनों की अदला बदली द्वारा दो नए यौगिक का निर्माण होता है,
उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम आसान है, एग्जांपल दे देंगे, सोडियम क्लोराइड क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो इसके आयनों का आदान प्रदान द्वारा तो नए अणु का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए अब विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया में एकल विस्थापन और द्विविस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। चौथा नंबर जो होता है रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया ये क्या होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया चलिए इसमें क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड क्रिया H2 के साथ कराते हैं। देखिए तो इसमें H2 के साथ HCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन में H2 में ऑक्सीजन का योग हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड से इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही, कमी हो रही है। तो जब ऑक्सीजन का योग होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकरण, यानी कि इसका क्या होता है ऑक्सीकरण, इसका ऑक्सीकरण और इसका क्या होता है अपचयन। तो इस तरह से ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा देते हैं कि ऑक्सीकरण इसको उपचयन भी बोलेगा। तो उपचयन या ऑक्सीकरण किसे कहेंगे, यानी जिस तत्व में ऑक्सीजन का योग होता है उस तत्व का ऑक्सीकरण कहेंगे। जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे अपचयन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन जानेंगे, इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया है, देखिए दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो हम बताएंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लिख देते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको लिख लेंगे, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन की हानि होती है, और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, इस तरह से हम ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा दे सकते हैं। तो इस तरह से संयोजन, वियोजन, विस्थापन, रिडॉक्स अभिक्रियाएं समाप्त होती हैं। दो अभिक्रियाओं के बारे में हम जान जाते हैं, जिसे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के नाम से भी जानते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा निकलेगा, ऊष्माशोषी ऊष्मा को अवशोषित करेगा। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी तो हम क्या करते हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक है जैसे मीथेन हो गया, अगर हम मीथेन का दहन करेंगे, ठीक है, जैसे मीथेन का दहन करेंगे तो ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस जल बनेगा और प्लस ऊष्मा निकलेगी। ये तो ध्यान देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे, जल निकाल देंगे और उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है। एक उत्पाद से क्या होती है, ऊष्मा और अभिकारक है, पहले बता दिया आप लोगों को। तो उत्पाद से ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, तो हम बताएंगे अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद से ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप
के फलस्वरूप उत्पाद से ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे ऊष्मा क्षैतिज अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं कि वीडियो बड़ा बन जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इतना जो लिख रहे हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद से ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षैतिज अभिक्रिया। और इसी का उल्टा कर देंगे ऊष्मा शोषी में, जैसे इसको लिख सकते हैं। और जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, मीथेन किसी को भी जलाएंगे तो ये निकलेगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। ऊष्मा क्षैतिज तो ये है, ऊष्मा शोषी का इसकी वजह से लिख देते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक में ऊष्मा दी जाती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक में अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक में ऊष्मा दी जाती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं, जैसे अभी बताया था आप लोगों को, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, ऊष्मा देंगे। जब तक इसको ऊष्मा नहीं देंगे तब तक ये अभिक्रिया नहीं होती है। इसमें ऊष्मा देते हैं, इसमें एक अभिकारक में ऊष्मा देंगे तो यहाँ पर बनेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब तक इसमें ऊष्मा नहीं देंगे तब तक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को इसमें ऊष्मा क्षैतिज, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में, अभिक्रिया के बारे में सब कुछ बता दिया गया है। और दो चीज इसमें पता है, इसको भी जान जाएंगे आप लोग। ऊष्मा संचारण किसे कहते हैं और ये होता है विपरीत गंधिका। तो इस पाठ का जो परिभाषाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, अभ्यास प्रश्न बचेगा, उसको अगले वीडियो में करा दिया जाएगा। यानी कि पहला है संचारण किसे कहते हैं। संचारण क्या होता है, कि लोहे में जंग लगना संचारण का एक उदाहरण है, ठीक है। और काली जो चांदी होती है, आप लोग सुने होंगे कि जो चांदी होती है वो काला पड़ जाता है, वो भी एक संचारण का उदाहरण है। तो ये क्यों होते हैं, लोहे में जंग क्यों लग जाता है, तो ये जो लोहा होता है कि जैसे नमी के संपर्क में आ जाएगा, पानी के संपर्क में आएगा तो उसमें जंग लगता है, ठीक है। तो वही परिभाषा दे सकते हैं कि जब धातु में संचारण होता है, जब धातु में अम्ल में के संपर्क में, अम्ल आर्द्रता में होता है नमी, ठीक है। इसको जानिए आप लोग, नमी आर्द्रता में होता है नमी, यानी कि जब धातु में अम्ल आर्द्रता आदि का मतलब की हवा हुआ, इन सबके संपर्क में आएगा। जब धातु में अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संचारित होती है, ठीक है, संचारित होती है। और इस घटना को संचारण कहते हैं। परिभाषा आसान है कि जितनी भी धातुएं होती हैं, अगर वे अम्ल आर्द्रता नमी के संपर्क में आएगी वो क्या होती है, खराब होने लगती है, संचारित होने लगती है। और इस पूरी जो घटना घटती है, ये जो घटना है, इसी घटना को घटने की जो यानी इस घटना को क्या कहते हैं, संचरण करते हैं। यानी कि जब वो खराब होता है, जंग लगता है, तो वो जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, संचारण करते हैं। जैसे भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि लोहे में जंग लगना, चांदी का क्या हो जाना, काला पड़ जाना, ठीक है। अब इसके आगे हम लिख सकते हैं विकृत गंधिका। विकृत गंधिका ये क्या होता है, विकृत गंधिका जो होता है
जैसे जो वसायुक्त तैलीय पदार्थ होते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सुबह सब्जी बनाया होता है घर पे, जो भी तैलीय पदार्थ बनाते हैं वो शाम तक या अगले सुबह तक वो क्या होता है, खराब हो जाता है, उसमें गंध आने लगती है। ठीक है, तो वही है विपरीत गंधिका। ठीक है, तो उसी को परिभाषित कर सकते हैं, वसायुक्त तैलीय पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है उसे विपरीत गंधिका कहते हैं। एकदम आसान है। तो वसायुक्त तैलीय पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है जिसे विपरीत गंधिका कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा, सब कुछ बता दिया है, जितनी भी हेडिंग है इस पाठ में सब बता दिया गया है, और इसमें अभ्यास प्रश्न अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, विपरीत गंधिका, संचारण और अभिक्रिया कितने प्रकार की थी ये सब बता दिया गया। ठीक है, और आप लोग देखे होंगे जो चिप्स होता है, चिप्स हुआ, कुरकुरे हुआ, वो क्या होता है, उसकी पैकेट थोड़ा सा क्या होती है, फैली होती है। ठीक है, वो क्या होता है, खुला होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें से जो ऑक्सीजन गैस होती है उसको बाहर निकालकर नाइट्रोजन गैस भरा होता है। ठीक है, क्योंकि वो नाइट्रोजन जो गैस होता है उसको सड़ने से यानी कि महकने से क्या होता है, उसको बचाता है। ठीक है, कोई पूछ सकता है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिप्स में या कुरकुरे में जो पैकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो आप लोग बता सकते हैं नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, इसलिए विपरीत गंधिका को विपरीत गंधिका बहुत ही आसान है। वसायुक्त तो तैलीय पदार्थों को लंबे समय तक रखेंगे, खाने पीने वाली जो सामान होती है उसको लंबे समय तक अगर रखते हैं तो उसमें विशेष प्रकार जो गंध आने लगती है वही होती है विपरीत गंधिका। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए मन लगाकर, अगले वीडियो में अभ्यास प्रश्न हम बता देंगे।